गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th वाले बच्चों के लिए मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं और उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है। 10th वाले बच्चों में इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हुआ, एक अलग ब्रांच, और ये 11th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं बेसिक के लिए। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा रहे हैं पढ़ने। देखिए, सबसे पहले जब बहुत से कंपाउंड एलिमेंट्स इन सब का एक लिस्ट था साइंटिस्टों के पास, तो वो लोग क्या किए पहले कि एक बनाए कि भाई एलिमेंट, एक बनाए कंपाउंड, फिर बाद में उसी में धीरे धीरे एसिड, ये बेस, ये मेटल, ये नॉन मेटल, ठीक है। तो वो लोग इस तरह से डिवाइड किए मेटल नॉन मेटल। आपको ध्यान भी होगा कि अगर हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ रहता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और यहाँ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो पी ब्लॉक में जो हम लोग लिखते हैं या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, नाइट्रोजन, Np, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इसमें क्या होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें 2, आर्सेनिक, और टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं, और इसके पहले जितने होंगे पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल होते हैं, और इसके पहले जितने होते हैं वो मेटल होते हैं। हाइड्रोजन छोड़ के ये नॉन मेटल है। तो ये सब क्या है, मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड। तो पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में वैसे भी याद कराया था, या फिर से एक बार करा दूंगा कैसे पीरियोडिक टेबल ट्रिक से याद करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये 7 एलिमेंट्स जो हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, साइंटिस्ट लोग क्या किए, लावाइजियर वगैरह, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, तो वो लोग क्या किए कि ये मेटलॉइड कर दिए। मेटलॉइड मतलब कि जो दोनों की प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए। तो हमने उसको याद करने का एक तरीका बनाया है, और वो तरीका ये है कि सब तेरे पल्लू में बस गए ऐसे। तो सब मतलब होता है SB, देखिए उसमें SB है कहीं, तेरे माने Te, पल्लू माने पोलोनियम, बोरॉन, S माने सिलिकॉन, गए माने जर्मेनियम, और ऐसे माने आर्सेनिक। तो ये मेटलॉइड है। आप मेटलॉइड याद कर लिए तो उधर वाला क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, इधर वाला मेटल, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या किए कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, अलग अलग पार्ट। मेटल नॉन मेटल में आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, जिसमें स्पेशल एक चमक हो, जिसके बड़े बड़े तार बनाए जा सकते हो,
है ना, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो हम उधर नहीं जा रहे हैं। पहले साइंटिस्ट लोग क्या किए कि इस तरह से मेटल, नॉन मेटल अलग अलग डिवाइड किए। फिर जब कंपाउंड मिले साइंटिस्ट लोगों को, तो जितने भी कंपाउंड मिले सारे कंपाउंड्स को वो लोग अलग अलग कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये ऐसे है, सबका अलग अलग जो है। फिर देखिए कि लैब में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उस जमाने में कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो लैब में वो लोग नहीं बना पा रहे थे। तो जो लैब में नहीं बना पा रहे थे वैसे कुछ कंपाउंड्स थे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑक्सैलस प्लांट से ऑब्टेन किए थे वो लोग। मैलिक एसिड एप्पल से ऑब्टेन किए थे। पाइरस मैलस उसका जो है बॉटनिकल नेम है, पाइरस मैलस। तो इससे एक सीले साइंटिस्ट थे, वो ये सब किए थे। फिर अगर आपको अलग अलग और भी पता हो, साइट्रिक एसिड, जितने साइट्रस प्लांट आपको पता ही होगा। साइट्रस मतलब मैं लिख दे रहा हूं, लेमन, ऑरेंज। तो इन सबसे साइट्रिक एसिड, रेड एंट जो होती है, रेड एंट, उसका नाम होता है फॉर्मिका इंडिका। उससे क्या ऑब्टेन किया गया था? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेन किया गया था? विनेगर से। उसको एसिटम करते हैं, एसिटिक एसिड। इस तरह से बहुत से एसिड थे, बहुत से। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये मिल्क से, है ना। तो लैक्टिक एसिड मिल्क से। तो बहुत से उस समय ऐसे कंपाउंड्स थे। यूरिया था, ह्यूमन यूरिन। यूरिया जो है वो यूरिन से। आपका गोट से, जो बकरा होता है, गोट, उससे कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, ये सब गुड से ऑब्टेन हुए थे। इस तरह से मॉर्फिन ओपियम से, जिससे बाद में हीरोइन बनता है ना, मॉर्फिन ओपियम से। ओपियम माने अफीम बोलते हैं उसको, तो ओपियम से। तो इस तरह से इतने, हिप्यूरिक एसिड हॉर्स के यूरिन से। तो उस जमाने में जितने कंपाउंड्स, ग्रेप से टार्टरिक एसिड, तो ये जितने भी ऑब्टेन थे उस जमाने में, ये जितने कंपाउंड आपको याद भी करना होगा। वो पूछ सकता है कि ये कंपाउंड कहां से ऑब्टेन किए गए थे। तो ये जितने भी कंपाउंड्स उस समय ऑब्टेन किए गए थे, कोई भी लैब में नहीं बन रहा था। सब कहीं न कहीं से आप देख ही रहे हैं कि कोई लाल चींटी है, तो कोई प्लांट है, तो कोई कुछ है। यूरिन भी है, वो भी हम लोग बना नहीं रहे हैं, वो बन रहा है। तो इन सबको सर जे बर्जीलियस, बर्जीलियस, तो इन्होंने क्या किया कि ये जितने भी कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं, जितने भी, कि हिप्यूरिक एसिड, तो एडिपिक एसिड, वो सारे कंपाउंड्स को देखते हुए एक इन्होंने थ्योरी दिया और उसका नाम रखा वाइटल फोर्स थ्योरी। उसका नाम रखा वाइटल फोर्स थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। Organic compounds cannot be prepared in laboratory. It can be obtained only from natural resources.
नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस, और जे बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया, तो ये पूछा जा सकता है कौन सा थ्योरी दिया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल माने कोई दैविक शक्ति, जैसे शक्तिमान हम लोग देख रहे हैं आजकल, तो वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इन्होंने दिया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, दीज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन्ड किए जा सकते हैं। और उसके प्रूफ में ये जितने भी हम कंपाउंड्स बताए थे और भी एक्स्ट्रा कंपाउंड जो मेन थे वो हमने बता दिया, वो दिए कि ये कंपाउंड है, आप इसको लैब में नहीं बना सकते। लेकिन इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, बर्जीलियस के ही एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था ओलर। तो ये ओलर जो थे बर्जीलियस के स्टूडेंट, इन्होंने आज से करीब 200 साल पहले यानी 1828 में, है ना, 8 साल बाद हो जाएगा 200, तो 200 साल पहले जो है 1828 में ओलर ने एक कंपाउंड बना दिया और संयोग से वो बन गया। संयोग से कोई कंपाउंड बने, डिस्कवरी बाय चांस, तो उसको बोलते हैं सेरेंडेपिटी। एम्स में क्वेश्चन भी आया है कि अगर डिस्कवरी बाय चांस कोई चीज हो जाए तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, सेरेंडेपिटी। तो हुआ क्या, ओलर ने एक कोई और काम कर रहे थे ये, और अचानक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज हो गया। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट, ओलर, ठीक, इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट, आप लोग लिख लेंगे अमोनियम सल्फेट। आपको पता है अमोनियम पे 1+ चार्ज होता है और सल्फेट पे 2-, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अमोनियम सल्फेट। और उसमें ये क्या किए कि रिएक्शन कराए, बस आपको अभी रट जाना है, 10th लेवल पे केवल रट जाना है कि हाँ ऐसे ऐसे इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे K2SO4 और अमोनियम साइनेट, ये इन्होंने बनाया। और ये इनऑर्गेनिक पे रिसर्च कर रहे थे, और इनऑर्गेनिक पे रिसर्च करते करते अपने आप क्या हुआ, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड अपने आप रीअरेंज हो गया, और रीअरेंजमेंट होके ये क्या बना दिया, NH2CONH2। अब देखिए वही है, जितना नाइट्रोजन, इसमें कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 2 ना, यहां भी देखिए 2 हैं, CO सब वही है। यही अपने आप रीअरेंज होके और ये बन गया, और ये क्या था, यूरिया। और अभी हम लोग पढ़े थे यूरिया किससे बना था, ह्यूमन यूरिन से। तो डिस्कवरी बाय चांस हो गया और ओलर ने बना दिया यूरिया, NH2CONH2। तो अब यहां आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि हु डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले किसने काटा था, तो ओलर ने। उन्होंने कौन सा कंपाउंड बनाया, तो यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो यूरिया। तो इस तरह से और भी कंपाउंड है, यही रिएक्शन नहीं है, और भी रिएक्शन है जिससे वो यूरिया बनाए थे। तो किसी किसी किताब में अलग अलग देता है, किसी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से देता है। जैसे बहुत किताब में क्या करता है कि PbCnO2 NH4OH ऐसे लिखता है कि ये दोनों आपस में मिले, और ये दोनों आपस में मिले, इनको जब गर्म किया गया तो इनको गर्म करने से क्या बना, PbOH होल ट्वाइस और अमोनियम साइनेट, यानी वो सेम कंपाउंड जो हम लोग अभी देख रहे हैं। अब फिर इसको गर्म किया गया तो यूरिया। तो कहीं कहीं ये लिखता है, कहीं कहीं ये लिखता है। खैर सब मिला जुला के फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया मोलेकुलर रीअरेंजमेंट से। तो हमें याद रखना है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया। यूरिया पता है ना, खेत में जो हम लोग वो करते हैं फसल के लिए, तो यूरिया। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी दिए थे जे बर्जीलियस, और जे बर्जीलियस के ही स्टूडेंट थे जो उन्हीं की थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिए, काट दिए, कहे कि सर जो है
ये सही नहीं बताए हैं, और उस समय वो यूरिया खोजती है। यूरिया के खोजने के जस्ट बाद फिर तो बहुत से साइंटिस्ट आने लगे। कोल्बे आए, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना लिया। एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है ना, सिरका, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इन्होंने एसिटिक एसिड बना लिया। फिर आपके बर्थेलॉट आए, बर्थेलॉट ये मीथेन बना दिए। तो इस तरह से, और ये लोग इनऑर्गेनिक से बना दिए। सबसे बड़ी बात है कि इनऑर्गेनिक से बना दिए। जैसे बर्थेलॉट ने क्या किया था कि कार्बन डाइसल्फाइड से बनाए। कार्बन डाइसल्फाइड लिए, उसमें कॉपर डाले, और इससे उनका बन गया मीथेन। तो ये अपने आप में मीथेन और CUS, कितना सल्फर है, 2 और 2 4, 4CUS। तो ये सबसे पहले ये बना दिए मीथेन। इस तरह से अब तो कई साइंटिस्ट आए और कितने कंपाउंड्स बनने लगे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भगवान का देन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि केवल वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। खैर, जब यहां आ गए तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए और वो देखे कि जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं सब में कार्बन है। तो फिर वो कार्बन देखे कि सारे कंपाउंड्स के बीच में कार्बन है, और कार्बन के बाद उनका नाम था वान हॉफ। उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, वान हॉफ के साथ ली बेल। तो वान हॉफ ने क्या किया, कार्बन पे रिसर्च किया, और भी ये बहुत चीज किए थे। इन्हीं को केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने क्या किया था, मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन के बारे में रिसर्च किया और क्या बताया कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी। तो इन्होंने कहा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और 4 वैलेंसी मतलब कि वो 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है। यानी कि कार्बन कैन एग्जिस्ट लाइक दिस, यानी किसी तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए, चाहे वो जैसे हो। तो इन्होंने यही कहा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी। तो ठीक है, टेट्रावैलेंसी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक जो दूसरा चीज ये बताए कि कार्बन के पास क्या होता है, केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेनेशन क्या होता है, केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई एटम उसी एटम से मिलके अगर लंबा चौड़ा चेन बनाए तो उसको कहते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। तो केटेनेशन प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा केटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें होती है, कार्बन में। आप चाहें तो केटेनेशन प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि क्या होता है केटेनेशन प्रॉपर्टी। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to form chains of identical atom is called catenation। तो वही एटम बार बार मिलके लंबा चौड़ा चेन बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, केटेनेशन। तो हमारे जो वान हॉफ थे, इन्होंने बताया कि 2 प्रॉपर्टी होती है, एक टेट्रावैलेंसी और एक केटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में। फिर उनसे कहा गया कि भाई कार्बन में ही ऐसा क्यों होता है और केटेनेशन प्रॉपर्टी कैसे समझ में आता है। तो वो कहे कि 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड एनर्जी होता है। 2 एटम को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है मिनिमम, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसमें केटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। एक उन्होंने चार्ट भी दिया, केटेनेशन प्रॉपर्टी। तो उन्होंने चार्ट भी दिया कि सबसे ज्यादा अगर कार्बन है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसमें केटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है।
फिर उसके बाद सिलिकॉन में कार्बन के बाद, कार्बन के ही ग्रुप का है सिलिकॉन, उसके जस्ट नीचे। उसके बाद सल्फर में, फिर वैसे इतना रखने की जरूरत नहीं है, एक दो रख लेंगे तो हो जाएगा। फास्फोरस में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, इतना याद कर लीजिए बहुत है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मेन वो है। और बॉन्ड एनर्जी के वजह से ही जो है इसमें, जैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 83, इसकी बॉन्ड एनर्जी 54, इसकी भी 54। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी याद कर ले रहे हैं, मतलब याद नहीं करना है, जान ले रहे हैं, किलो कैलोरी पर मोल में है ये, तो क्या है, इन दोनों की कैटेनेशन प्रॉपर्टी करीब बराबर है, इसकी और कम और कम और कम। तो आपको अगर कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ट्रेंड भी जानना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, सल्फर उसी के करीब करीब बराबर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इतनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कोई कठिन नहीं है, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको। कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर को क्या याद कर लीजिए, कसीस। कसीस नाम होता है ना किसी का, कसीस माने कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। पी से प्रियंका चोपड़ा, कसीस प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया ना, ओ से ओझा सर के दीवाने हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कसीस, प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया, ओझा सर के दीवाने। तो इससे क्या होगा कि आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो जाएगा। खैर, तो हम लोग क्या थे कि जो फर्स्ट केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर थे वान थॉफ, उन्होंने दो बात बताया, एक तो कार्बन में टेट्रावैलेंसी होती है और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में होती है, कार्बन किसी तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है। और जब ये बता दिए तब तो सारे साइंटिस्ट लोग कार्बन पे ही बढ़ गए कि कार्बन के बारे में हम लोग देखें, कार्बन के बारे में। और फिर तो कार्बन के इतने कंपाउंड्स बनने लगे कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो जानते भी होंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एक कार्बन बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो इतने कंपाउंड्स हो गए कार्बन के कि आज के डेट में तो हम लोगों को जो है कम से कम मिलियंस में, तो भी बहुत बहुत से कंपाउंड्स हैं। और जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा हम लोग देख लें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक फील्ड में आप देखिए, चेयर है, प्लास्टिक की चेयर है, मोबाइल है, बाइक है, हर जगह प्लास्टिक, पॉलिथीन है, जो भी चीजें हैं, बाल्टी है, तो पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गेनिक। पहले क्या था, हम लोग एक ही चीज पे वो डिपेंड थे, आयुर्वेद। क्या आयुर्वेद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जे थॉमसन ने, वो क्या नाम था उनका, जे वर्जीलियस ने बताया था कि नेचुरल चीजों से ही मिल सकता है, तो लोग जड़ी बूटी लाके और ठीक करते थे। अब क्या है, आप देखिए पूरा एलोपैथ, पूरी ऑर्गेनिक। तो आयुर्वेद तो ऑर्गेनिक था ही, एलोपैथ ऑर्गेनिक, होम्योपैथ भी ऑर्गेनिक है। आप पेट्रोलियम में आ जाइए तो जितनी चीज जलने वाले, लकड़ी था वो क्या था, ऑर्गेनिक। आप जानते हैं सेल्यूलोज होता है, जो भी, तो लकड़ी ऑर्गेनिक था। फिर हम लोग मिट्टी का तेल जलाए, वो ऑर्गेनिक। कोयला जलाए, या कोयला उसके आगे जितने भी चीज हम लोग जला रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी, सब के सब ऑर्गेनिक। परफ्यूम लगाते हैं आप लोग, वो ऑर्गेनिक। वैसलीन वगैरह लगाते हैं, वो ऑर्गेनिक। तो हर चीज आपको, कुकर का हैंडल या जो भी ट्रैक्टर का चक्का, सिंटेक्स की टंकी वगैरह वगैरह, जितने भी चीज आपको दिखेंगे सब ऑर्गेनिक। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब साइंटिस्ट लोगों को एक अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब उसमें बहुत से कंपाउंड हो गए तो नेमिंग की भी बात आई कि भाई किस तरह से उसका नेमिंग किया जाए। वही IUPAC नेमिंग हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अब हमें थोड़ा सा जानना होगा कि अगर वो ऑर्गेनिक है तो अब हमें थोड़ा सा जानना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अभी डिफरेंस देख लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस देख लेते हैं और फिर हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्गेनिक के मेन कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, मेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होते हैं और कभी कभी फॉस्फोरस, सल्फर भी, लेकिन मेन कार्बन और हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक में बाकी जितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के हैं वो सब के सब आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये मेनली नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि एनिमल, प्लांट, इन सब से ऑब्टेंड होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल से या धरती में और भी जो भी हैं उससे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए चाहे ये गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, इसका MP कम होता है। डायमंड एक्सेप्शन है। इनऑर्गेनिक का MP BP ज़्यादा होता है, उसमें पोलर बॉन्ड होते हैं। पोलर बॉन्ड की वजह से ही इनऑर्गेनिक वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक वाटर में कम सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक बहुत हैं, मिलियंस हैं, और इनऑर्गेनिक 1 लाख के आसपास हैं, कम हैं उनके कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वोलाटाइल होता है, इनफ्लेमेबल होता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें भी ग्रेफाइट है, वो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। क्यों होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। और इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉन कंबस्टिबल है। ऑर्गेनिक नॉन कंडक्टर होता है, वो बैड कंडक्टर, ये हम लोग देखे लिए। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों में दिए हुए हैं कि ये आइसोमेरिज्म शो करता है, वो आइसोमेरिज्म कम शो करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और आज हम लोग इतना सीख गए कि बर्जीलियस ने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, उसका मोलिकुलर मास, उसका फार्मूला, ओलर ने क्या किया, कौन से कंपाउंड से कौन से एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड किस चीज़ से ऑब्टेंड किया गया था। ये सारा चीज़ बेसिक पढ़ लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू।